नमस्कार। समय संवाद में आपका स्वागत है। मैं हूं सर्वेश कुमार सिंह। आज चर्चा विपक्ष की राजनीति की। विपक्षी गठबंधन की एक और बैठक अगले 17 और 18 जुलाई को होने जा रही है। अब विपक्षी एकता की जिम्मेदारी एक तरह से कांग्रेस ने अपने ऊपर ले ली। विपक्षी एकता और एक संयुक्त विपक्ष गठबंधन बनाने का जो अभियान था, वो शुरू तो किया था नीतीश कुमार ने। उन्होंने 23 जून को पटना में बैठक बुलाई थी। इस बैठक में 16 दलों को आमंत्रित किया गया था, लेकिन शामिल हुए थे 15 दल। एक दल जो कि पश्चिम उत्तर प्रदेश का प्रमुख प्रभाव वाला दल रहा है, राष्ट्रीय लोकदल, जिसके नेता जयंत चौधरी हैं, ये उस बैठक में नहीं गए थे। लेकिन इस बार बैठक आयोजित करने की जिम्मेदारी कांग्रेस ने ली है और विपक्षी दलों को आमंत्रित भी कांग्रेस ने ही किया। इस बार जिन दलों को आमंत्रित किया गया है उनकी संख्या 24 है। 24 दलों में कुछ ऐसे दलों को भी कांग्रेस ने आमंत्रित किया है जिनके सहारे वो एक बार फिर देश में अल्पसंख्यकों को जोड़ने की राजनीति कर सके। विपक्षी एकता को मजबूत करने के अभियान में कांग्रेस ने एक तरह से कहा जाए तो घनघोर सांप्रदायिक दल को भी आमंत्रित किया है। यह है मुस्लिम लीग। केरल में कांग्रेस एक गठबंधन में शामिल है और इस गठबंधन का नाम है यूडीएफ। इस यूडीएफ में कांग्रेस के साथ केरल में मुस्लिम लीग भी भागीदार है। तो इस बार कांग्रेस ने मुस्लिम लीग को भी आमंत्रित किया है। मुस्लिम लीग जहां इस विपक्षी एकता की बैठक में शामिल होगी, वहीं दूसरी ओर कांग्रेस के साथ सरकार चलाने वाले मध्य प्रदेश में उद्धव ठाकरे भी शामिल होंगे, शिवसेना के नेता। यानी एक तरफ धुर हिंदूवादी संगठन या पार्टी शिवसेना उद्धव ठाकरे ग्रुप और दूसरी तरफ केरल की मुस्लिम लीग। कांग्रेस एक साथ दोनों को साधने की कोशिश में, लेकिन ये मुस्लिम प्रेम कांग्रेस के विपक्षी एकता के अभियान में तो बाधा नहीं बनेगा, लेकिन देश के मतदाताओं के मन में जरूर संशय पैदा कर सकता है, विशेषकर उत्तर भारत। क्योंकि मुस्लिम लीग का नाम आते ही लोगों के मन में, दिमाग में तुरंत भारत विभाजन आ जाता है, क्योंकि मुस्लिम लीग का इतिहास भारत के विभाजन का इतिहास है। तो कांग्रेस ने मुस्लिम लीग को आमंत्रित तो कर लिया है, लेकिन कैसे वो सत्ता में आने के लिए छटपटा रही है, यह भी इससे उजागर होता है कि वो कुछ भी करने को तैयार है, मुस्लिम लीग के साथ बैठने को तैयार है। इसके अलावा जिन दलों को आमंत्रित किया है उसमें कुछ वामपंथी दल ऐसे भी हैं जो पटना की बैठक में नहीं आए थे, उनको भी आमंत्रित किया गया। कांग्रेस इस बैठक को, जो कि बेंगलुरु में होने वाली है, उसको बड़ी बैठक के रूप में दिखाने के लिए प्रयास में है और संभावना है कि इस बैठक में कांग्रेस की पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी भी शामिल हो सकती है। राहुल गांधी तो बैठक में रहेंगे ही, इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी रहेंगे, लेकिन सोनिया गांधी का स्वयं आना और उसी बैठक में मुस्लिम लीग को आमंत्रित किया जाना, ये विपक्षी एकता के प्रयास में तो एक कहना चाहिए कि मजबूती हो सकती है कि उनके साथ ज़्यादा दल इकट्ठे हो जाएं, दल की संख्या बढ़ाने में तो सहायक होगा, लेकिन ये कहीं ना कहीं भाजपा के गठबंधन को फायदा पहुंचाएगा। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी तुरंत इस पर अभियान शुरू करेगी कि कांग्रेस सत्ता के लिए कितनी लालायित है कि वे कांग्रेस मुस्लिम लीग को भी साथ लेकर चलने को तैयार है। तो कांग्रेस की ये रणनीति कि मुसलमानों को साथ जोड़ने के लिए कुछ भी किया जाए, ये इस बात से भी उन्हें बल मिला है कि कर्नाटक में जो विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को जीत मिली, तो उन्हें लगा कि वो जीत मुस्लिम मतों के कारण। तो ये प्रयोग अब कांग्रेस शायद देश भर में करने जा रही है।
उधर भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में एनडीए का गठबंधन भी अपनी बैठक करने जा रहा है। 17-18 जुलाई को इनकी बैठक होगी विपक्षी एकता की। तो उसके 1 या 2 दिन बाद संसद के मानसून सत्र से पहले या मानसून सत्र के दौरान ही एनडीए गठबंधन की भी बैठक हो सकती है। एनडीए का भी प्रयास है कि वो अपने गठबंधन को बड़ा करे और ऐसे दलों को अपने साथ जोड़े जो कभी उनके साथ रहे थे पहले या समान विचारधारा के। ऐसे कई दल हैं जो अटल जी के समय के जो गठबंधन था, एनडीए था, उसमें शामिल रहे थे। इसमें चंद्रबाबू नायडू की पार्टी है, तमिलनाडु में जयललिता का जो दल है उनके उत्तराधिकारी हैं, वो लोग भी हो सकते हैं। अकाली दल फिर से भाजपा के साथ आ सकता है। हालांकि जो एनडीए था उस समय का, वो उसमें तो एक समय ममता बनर्जी भी शामिल थी, तृणमूल कांग्रेस भी एनडीए का हिस्सा थी, मगर बाद में वो दूर चली गई और उन्होंने स्वतंत्र अपनी राजनीति करके बंगाल में सत्ता स्थापित की। आज भाजपा के साथ उनका 36 का आंकड़ा है और सबसे बड़ी विरोधी भाजपा की बनकर उभरी है। हालांकि विपक्षी एकता के पैरोकार जिन्होंने ये अभियान शुरू किया है, बिहार के नीतीश कुमार मुख्यमंत्री, ये भी एनडीए के साथ अभी हाल ही में थे। तो आने वाले समय में क्या होगा और ये दल किधर जाएंगे, क्या एक बार फिर पुराने दलों को जोड़कर एनडीए एक बड़ा गठबंधन और कांग्रेस के गठबंधन से बड़ा गठबंधन खड़ा कर पाएगा, ये समय आने पर ही पता चलेगा। फिलहाल जो 17-18 की बैठक है उसके लिए कांग्रेस के नेतृत्व में रणनीति बन रही है और कहा तो ये जा रहा है कि यहाँ सीटों का बंटवारा भी तय होगा, लेकिन ये इतना आसान काम नहीं है कि सीटों का बंटवारा किसी एक बैठक में हो जाए और इतनी जल्दी हो जाए, क्योंकि सीटों के बंटवारे में बहुत पेच है। इनके गठबंधन में जो दल हैं वो राज्य स्तर पर आपस में बहुत विरोधाभासी राजनीति में, जैसे पश्चिम बंगाल में ही कांग्रेस तृणमूल को भी साथ रखना चाहती है, सीपीएम को भी साथ रखना चाहती है और स्वयं भी कांग्रेस वहाँ सत्ता में रही है पूर्व में। तो पश्चिम बंगाल में कैसे सीटों का बंटवारा होगा? तृणमूल कांग्रेस ने तो सत्ता सीपीएम से छीनी है, तो सीपीएम के साथ ही कैसे तालमेल कर लेंगे या कांग्रेस के साथ कैसे तालमेल करेंगे? यही स्थिति उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का गठबंधन 2017 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के साथ था, जिसका अनुभव बहुत अच्छा नहीं रहा और सीटों के तालमेल अब कैसे समाजवादी पार्टी के साथ लोकसभा में होगा। उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय लोकदल भी है, राष्ट्रीय लोकदल का समाजवादी पार्टी के साथ सीटों के तालमेल को लेकर पहले से ही विवाद चल रहा है। तो ऐसी स्थिति में कैसे इतनी जल्दी सीटों का बंटवारा हो जाएगा, ये नहीं कहा जा सकता, लेकिन फिर भी एक एजेंडे पर आने की कोशिश करेंगे ये सब दल। और इन सब का एक ही मुद्दा है, मोदी हटाओ भाजपा हटाओ। इसके लिए ये प्रयासरत है, मगर केवल एकता से ही मोदी हट जाएंगे या भाजपा हट जाएगी, ये भाजपा को हटाने की जो रणनीति, जो एकजुट होने की है विपक्ष की, ये इतनी आसान नहीं है। इतनी आसानी से वो ये सब एक साथ खड़े होकर नहीं कर पाए, क्योंकि मोदी की जो सरकार है वो मुद्दों पर और सुशासन पर आधारित है। मोदी को हटाने के लिए कुछ मुद्दे चाहिए उन्हें, जो उनके पास नहीं है। उनके पास सिर्फ कहने के लिए महंगाई है, उनके पास कहने के लिए बेरोजगारी है। ये शाश्वत मुद्दे हैं। ये उस समय भी थे जब देश में कांग्रेस की सरकार थी। नेहरू जी के समय भी महंगाई और बेरोजगारी का मुद्दा रहा, इंदिरा गांधी के समय में भी रहा, उसके बाद जो दूसरी सरकारें आईं उनमें भी रहा, अटल जी के समय में भी रहा। कांग्रेस की जो 10 साल की सरकार थी तब भी महंगाई मुद्दा थी और बेरोजगारी भी मुद्दा थी।
आज भी है। लेकिन कोई ऐसी बात या ऐसा कोई मुद्दा इनके पास नहीं है जिससे ये मोदी को हिला पाए। तो विपक्षी एकता की बैठक के बाद का परिदृश्य क्या होता है, ये बैठक के बाद पता चलेगा और फिर इस पर फिर चर्चा करेंगे। विपक्षी एकता की चर्चा पर आज बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे किसी खास मुद्दे पर चर्चा के लिए। तब तक के लिए मैं सर्वेश कुमार सिंह आपसे विदा लेता हूँ।